नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही ही होंगे। लीजिए, आज प्रस्तुत है शब्दनिष्ठा प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पर रही कहानी सपनों की पगडंडियाँ, जिसे लिखा है सुमन वाजपेयी ने। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी। सुहास ने जब उसे सगाई की अंगूठी पहनाई तो उसने उसे आंखों में भरकर ऐसे देखा मानो विश्वास दिला रहा हो कि वह उससे प्यार करता है। सुहास ने जब उसका हाथ थाम 7 फेरे लिए थे तो उसने उसे अपनी छुअन से एक एहसास कराया था मानो वादा कर रहा हो कि वह हमेशा उसका साथ देगा। सुहास ने जब विदाई के समय उसके बहते आंसुओं को अपनी अंजलि में भर लिया था, उसे यकीन हो गया था कि वह हमेशा उसे खुश रखेगा। अपने सुख की चाबी उसने तभी सुहास को सौंप दी थी। उसे यकीन था कि वह उसे संभाल कर रखेगा। सुहास के घर की दहलीज पर जब उसने कदम रखा तो असंख्य उम्मीदों और अपेक्षाओं ने भी उसके पल्लू में टक कर उसके साथ अंदर प्रवेश किया था, यह मानते हुए कि नए जीवन की शुरुआत करने के साथ ही उसको हर खुशी पाने का हक है। वह मायके के बिछोह को डेहरी के बाहर ही छोड़ आई थी। उसकी हर इच्छा को पूरा करना सुहास का कर्तव्य है। उसे सारे अधिकार मिलेंगे, यह सोचकर नए परिवेश में से कतई घबराहट या संकोच का अनुभव नहीं हुआ था। उसने तब सोचा नहीं कि वह घर जो अब उसका हो गया है, वे रिश्ते जो अब पति के साथ गठबंधन होते ही उससे जुड़ गए हैं, उनके प्रति उसका भी कोई कर्तव्य है। वह अपने पल्लू में जिम्मेदारियों की गांठ लगाना भूल गई थी। जैसे उसने तो केवल पायल की रुनझुन की मधुर आवाज सुनते हुए गृह प्रवेश किया था। सुहास ने जब उसे अपनी बाहों में समेटा था तो उसे लगा कि उसके जिस्म पर एक सुरक्षा कवच लिपट गया है, और उसी पल उसने खुद को पूर्ण रूप से उसे सौंप दिया था। उसी क्षण अपना हक उस पर तय कर उस पर निर्भर हो गई थी। वह कुछ दिन बीतने पर ही वह जान गई थी कि जीवन की शुरुआत बेहद सुखद हुई है। ढेर सारा प्यार पाकर और सुहास पर अपनी तमाम ज़रूरतों की जिम्मेदारी डाल, उसके कंधों पर निर्भरता के सारे दायित्व डाल, वह उमगती रहती थी। हर समय उसके गालों पर लाली और होठों पर मुस्कान थिरकती रहती। सबको यही लगता कि पति के प्यार से सरोबार हो, वह खुशी के पंख लगाए अपने सपनों को उड़ान दे रही है। सच ही तो था कि वह अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी। शादी से पहले उसने जो पगडंडियां अपने लिए चुनी थी, उन पर वह आगे बढ़ना चाहती थी। सुहास ने उसे मंजिल पर पहुंचने से कभी नहीं रोका था। वह तो हर कदम पर ही उसका साथ देने को तत्पर था। शादी के बाद तुम अपनी पीएचडी पूरी कर सकती हो, और अगर पीएचडी पूरी करने के बाद शादी करना चाहती हो तो भी मैं इंतजार करने को तैयार हूँ दिव्या। शादी होने के बाद उसने अपनी माँ से भी कहा था कि कुछ समय के लिए दिव्या को घर के कामों में न उलझाया जाए। वह जो चाहती है उसे करने दिया जाए। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि शादी होते ही उस पर बंधन लग गए हैं। उसी दिन एक गुरूर दिव्या के भीतर जाकर बैठ गया था। सुहास उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और करना भी चाहिए। आखिर वह उसकी पत्नी है तो वह भी उसके लिए कुछ भी कर सकती है। यह उसने न कभी जताया, न ही उसके व्यवहार से सुहास को एहसास हुआ होगा। दिव्या ने तो बस इठलाते हुए गर्व से मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा था कि ऐसा जीवन साथी मिला है तो फिर क्या सोचना, अपने तो सहजता से पूरे हो जाएंगे। वह जो चाहे, जैसा चाहे,
कर पाएगी। वैसे भी वह माँ बाप बहन के दायित्व उठाते उठाते खींच चुकी थी। सुहास ने तो उसे आश्वासन, विश्वास और प्यार के छींटों के मीठे एहसासों से भिगो दिया था। उसे कुछ भी करने से फिर कोई कैसे रोक सकता था। जो उसे चाहिए मिलना ही चाहिए, यह भावना उसके अंदर जड़ जमाने लगी। आखिर बरसों से वह केवल अपने माँ बाप और बहन के लिए ही तो जीती आ रही थी। अब वह केवल अपने लिए जीना चाहती है। उसे केवल पाना है। सास, ससुर, देवर सुहास के सामने कहाँ कुछ कह पाते थे जो उसकी मनमानी पर रोक लगाते। किसी बात के बुरा लगने पर भी घर में शांति बनी रहे और बेटे की गृहस्थी में कोई खरोच ना आए, सोचकर वे चुप ही रहते थे। सुहास की माँ वैसे भी सुलझी हुई स्त्री थी, जो रिश्तों को सहेज कर चलने में विश्वास करती थी। ससुर को अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। देवर अपनी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में व्यस्त रहता था। वह घर में एक आजाद पंछी की तरह फुदकती रहती थी। न नौकरी पर जाने की भागदौड़ थी, न कोई फिक्र जो उसे मायके में किसी कटीली झाड़ की तरह हमेशा चुभा करती थी। न पैसों की तंगी थी जो चीज़ों के लिए तरसना पड़े। जो वह कहती सुहास करता, जो वह मांगती सुहास ला कर देता। जब बिना प्रयत्न सब कुछ मिलने लगे तो खुद परिश्रम करने की बात दिमाग में हलचल नहीं मचाती है होना चाहिए सर, हलचल नहीं मनाती है। सहूलियत और सुविधाएं डनलप के गद्दे की तरह होती हैं, जिसमें धंसकर बहुत राहत का अनुभव होता है और उस पर से उठने का मन ही नहीं करता। बैठे बैठे ही सब काम करवाने की आदत हो जाती है। दिव्या भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए सुहास पर आश्रित होती गई। दिव्या के व्यवहार से हैरान शुरू में इसलिए कुछ नहीं बोला कि नए माहौल में वह संकोच अनुभव करती होगी, लेकिन समय बीतने के साथ उसे लगा यह दिव्या नहीं है जिसे वह शादी से पहले मिला था। एक आत्मनिर्भर लड़की जिसकी अपनी एक सोच थी, जिसमें अपने वजूद को बचाए रखने का जुनून था। यह तो पहचान खोती कोई भीड़ में गुम दिव्या थी। दिव्या, बैंक के काम तो तुम भी कर सकती हो, ड्राई क्लीन के कपड़े देने जा सकती हो, शॉपिंग तो खुद कर लिया करो, घर में क्या लाना है, किसी क्या देना है, या रिश्तेदारी में कब क्या भेजना है, इन चीज़ों के बारे में तो तुम खुद तय कर सकती हो। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं ले गई? मुझे काम से फुर्सत ही इतनी मिलती है कि संडे को मैं कितने काम निपटा सकता हूँ। शादी से पहले भी तो तुम सब काम करती थी, पढ़ी लिखी हो, काम को मैनेज करना जानती हो। हर काम के लिए मुझ पर तुम्हारी निर्भरता, इट सीम्स एज इफ यू हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड। सारा दिन सजने संवरने में ही गुजार देती हो। पढ़ाई आगे जारी नहीं रखना चाहती तो कम से कम माँ की मदद ही कर दिया करो। सुहास कभी कभी अपनी झुंझलाहट को हर संभव छिपाने की कोशिश करते हुए भरसक अपने स्वर को संयत बने रखता हुआ कहता तो वह भड़क उठती। पहले करती थी, इसका मतलब यह तो नहीं कि अब भी करूं? घर के 100 काम होते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं माँ की मदद नहीं करती? वरना क्या मैं अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर लेती? पति हो तो यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुमने तो वादा किया था कि मेरे सपने पूरे करने में मेरी मदद करोगे। वह सुहास को उलाहना देती, मानो सारी गलती उसकी ही है। घर के काम के लिए नौकर था। वैसे भी उसे पता था कि रसोई घर माँ ही संभालती हैं। दिव्या को तो खाना बनाने से चिढ़ थी। मैं तो तुमको पूरा सहयोग देता हूँ, कुछ प्रयास तुम्हें भी करने होंगे। पढ़ना तो तुम्हें ही होगा, थीसिस तो तुम्हें ही लिखनी होगी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम आत्मनिर्भर हो। नौकरी करती थी, मेरे ऊपर तुम्हारी बढ़ती निर्भरता तुम्हें सुस्त और निष्क्रिय बना रही है, तुम्हें उड़ने से रोक रही है। लेकिन तुम जिस तरह के विरोधाभास में जी रही हो वह मेरी समझ में नहीं आता।
किटी पार्टियों और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने तुम जा सकती हो, तो घर के छोटे मोटे काम करने के लिए अकेले क्यों नहीं निकलना चाहती? सुहास बेशक दिव्या को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसकी बढ़ती फिजूल खर्ची को लेकर वह चिंतित अवश्य था। दिव्या यह सुन चिढ़ जाती, कुछ देर मुंह फुलाए बैठी रहती, फिर वही करती जो उसे करना होता। अनजाने में उसने अपेक्षाओं को अपना स्वाभाविक हक मान लिया था। उम्मीदों और आशाओं को चुनरी की तरह ओढ़ लिया, जो सरकने लगती तो वह फिर उन्हें संभाल कर ओढ़ लेती। पता नहीं कैसी जिद थी जो उसके मन में ऊन की लच्छियों की तरह लिपट गई थी। वह उलझती ही जा रही थी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, या वह सोच विचार के झंझट में पड़ने से बचना चाहती थी। केयरफ्री जिंदगी का स्वाद उसे सुकून दे रहा था। उसमें किसी और चीज का प्रवेश वह करना नहीं देना चाहती थी। सुहास से शादी करके वह जीने के नए प्रतिमान गढ़ चुकी थी। इसीलिए उसकी जैसी आत्मनिर्भर लड़की थी, जो शोध करके अपना नाम बनाना चाहती थी, बहुत आगे बढ़कर अपना मुकाम बनाने को दृढ़ संकल्प थी, अपनी पहचान और वजूद को बनाए रखने की पक्षधर थी, वह ऐसी लक्ष्यहीन कैसे बन गई? सुविधाएं और सुकून की लहरें शायद उसे किनारे से हटने ही नहीं दे रही थी। वह समुद्र के गहरे पानी में उतरने को तैयार ही नहीं थी। शादी के बाद हर लड़की को नए माहौल में तालमेल में बिठाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर तुम तो समझदार हो और पढ़ी लिखी लड़की हो, शादी से पहले भी सारी जिम्मेवारियां बखूबी उठाती थी। अब तो इस घर में आए तुम्हें 1 साल हो गया है। तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते हम, लेकिन कुछ काम तो अपने हिस्से ले ही सकती हो। अपनी गृहस्थी तो तुम्हें खुद ही संभालनी होगी। कब तक सुहास छोटे छोटे कामों के लिए मेरा मुंह देखता रहेगा? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उन्हें संभालोगी? उन्हें कैसे संभालोगी? तुम पढ़ाई करने में व्यस्त होती तो बात समझ भी आती। एक दिन दोपहर में उसके बालों में तेल लगाते हुए बहुत ही प्यार से लेकिन हिचकिचाते हुए सुहास की माँ ने दिल की बात कह ही दी। वह भीतर ही भीतर जल उठी थी। अंगारे चटकने लगे थे। वह उनका हाथ धकेलते हुए उठ खड़ी हुई थी। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अपने कमरे में जाते जाते वह एक जलता हुआ कोयला उन पर उछाल ही गई थी। घर में सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैं तुम्हें किसी बात के लिए टोकता नहीं हूँ, लेकिन तुम केवल अधिकार चाहती हो, केवल अपने लिए ही सब कुछ चाहती हो। देना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, फिर चाहे प्यार ही क्यों न हो। अपने मायके से तुम कुंठा और खींच साथ लाई थी। मैंने इस बात को समझा और हमेशा तुम्हारा साथ दिया। माँ बाबूजी ने तुम्हें बेटी का प्यार दिया। तुम ही न जाने किस खोह में गुम होती जा रही हो। दरवाजों पर बारिश में गीली हुई लकड़ी की चौखटें जड़ दी हैं, और दोस्त दूसरों पर मरती हो कि बाहर निकलने नहीं देते। कदम तुमने खुद सुख सुविधाओं की झाड़ियों में उलझा लिए हैं, और हमें अपनी तरक्की में बाधक मान बैठी हो। वजूद कैसे बचेगा दिव्या तुम्हारा? क्या केवल मेरी पत्नी होने की ही पहचान बनकर रह जाना चाहती हो तुम? वह उस समय सुहास का सानिध्य पाने के लिए उससे सटकर बैठी थी। सुहास का हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ खींच लिया था सुहास ने अपनी बात कहते कहते। वह कांप गई थी। उसे चूमने को बेचैन उसके ओठ थरथरा गए थे। पहले तो ऐसा व्यवहार सुहास ने कभी नहीं किया। उस समय न तो सुहास की आंखों में आश्वासन दिखा, न शब्दों में। कांप उठी थी वह। कहाँ चूक हुई उससे? मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे छोड़ दोगे क्या? सुबह ऑफिस के लिए निकलते सुहास से उसने कहा। लाइब्रेरी मेरे ऑफिस के रास्ते में नहीं पड़ती। देर भी बहुत हो गई है, वरना छोड़ भी देता। मेरी एक मीटिंग है, तुम कैब लेकर चले जाओ। यह सुन मुंह बनाते हुई वह दनदनाती हुई बाहर निकल गई थी। नहीं रहेगी वह घर में, चाहे सारे दिन लाइब्रेरी में बैठकर बोर ही होना पड़े। यही सोच वह 2-4 पुस्तकें
खोलकर लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बैठ गई थी। एक समय था जब यह जगह उसका पसंदीदा ठिकाना थी और समय गुजारने के लिए आई है। दिव्या अपने मन में उठते विचारों से परेशान हो उठी थी। यह सोचकर कि उसे यूं ही बैठे देख पढ़ने में तल्लीन आसपास बैठे लोग क्या सोचेंगे, वह किताबें पलटने लगी। किताब के पृष्ठों पर हाथ फिराते हुए उसे लगा कि यह छुअन उसकी कितनी अपनी है। उसमें लिखे शब्द कितने जाने पहचाने हैं। एक साल पहले तक रहा उनसे करीबी रिश्ता उसे एक अपराध बोध की ओर धकेलने लगा। कैसे दूर कर पाई थी वह इनसे खुद को? क्यों कर उसने अपने सपने को सुख की मृग मरीचिका के पीछे भागते रौंद दिया था? वह भी तब जब किसी ने भी उसको अपने लक्ष्य से भटकने को मजबूर नहीं किया था। सुहास जैसा सहयोग करने वाला, उसकी भावनाओं की कद्र करने वाला पति और उसके सिर पर स्नेह आशीर्वाद की थपकी देने वाली सास के बावजूद वह न तो अपने कुछ बनने की चाह को ही पूरा कर पाई है और न ही उन सब के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस बात को समझ पाई थी। वह मांगती रही, उसे मिलता रहा, देना भी होता है। कैसे भूल गई? क्या हो गया है उसे? क्यों वह केवल सुहास की पत्नी के नाम से अपनी पहचान बनाने की जिद ठाने बैठी है? जिद नहीं है यह शायद असल में उसे सुख के हिंडोले में बैठकर झूलने में मजा आ रहा है। हेलो दिव्या, सुखद आश्चर्य। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, प्रोफेसर आनंदी उसके पास बैठते हुए बोली। वह उसकी प्रोफेसर तो थी ही, लेकिन किसी सखी से कम न थी। शोध कहाँ तक पहुँचा? पति की तरफ से कोई रोक टोक तो नहीं है? सर, शादी के बाद लड़कियों के सपनों को दम तोड़ते देखा है। प्रोफेसर आनंदी बहुत ही परिपक्व महिला थीं। छात्रों को समझते समझाते उन्होंने उम्र बिताई थी। स्नेह ऐसा रखती थीं कि छात्र कभी उनमें माँ की ममता देखते थे तो कभी जब वह उनके बीच घुल मिलकर मजाक करती तो उन्हें लगता कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उन्हें देखकर दिव्या का चेहरा खिल उठा। वह उनके गले लगते हुए बोली, मैम, मज़े की ज़िंदगी चल रही है। मेरे पति बहुत सपोर्टिंग है। सुख क्या होता है, खुशी के रंग कितने चटकदार होते हैं, यह अभी तो जान पाई हूँ। आप तो मेरे मायके के हालातों से वाकिफ़ ही हैं, लेकिन सुहास के प्यार ने मुझे ज़िंदगी जीने के मायने दिए हैं। कुछ देर पहले जो उस पर उदासी छाई थी, उसे झटक कर दिव्या उल्लसित होकर बोली थी, देन आई होप बहुत जल्दी ही तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा। तुमने शोध का विषय भी बहुत दिलचस्प चुना है। परिवार और पहचान के बीच सामंजस्य बिठाती स्त्री। चलती हूँ, मिलते रहना। प्रोफेसर आनंदी किताबें इश्यू कराती हुई बोली। डॉक्टरेट की डिग्री, उसकी अपनी पहचान, सामंजस्य, दिव्या को सब गड्ढमड्ढ होता लगा। क्यों वह हर बात के लिए सुहास पर निर्भर हो गई है? उसके प्यार पर उसका हक है, यह ठीक है, लेकिन उसने सुहास को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना क्यों शुरू कर दिया? पत्नी की खुशी अगर पति की जिम्मेदारी है तो पति की खुशी का दायित्व भी तो पत्नी पर होना चाहिए। यह सोचकर कि वह उसके प्रति समर्पित है, अपने कर्तव्यों की इतिश्री कैसे मान ली उसने। सुहास पर बढ़ती निर्भरता जहाँ उससे दिव्या को दूर कर रही है, वहीं वह अपनी पहचान भी खो रही है। यह कैसा प्यार हुआ? यह कैसा सुख हुआ? पति हो या पत्नी, अपने साथी को वैशाखी मान उसके हिसाब से जीने को मजबूर हों और केवल उसके खुश होने पर ही खुश हों, वरना खुश होते हुए एक गिल्ट के साथ जीते रहें। सुहास भी तो कहीं इस गिल्ट में नहीं जी रहा है कि वह उसके सपनों को पंख नहीं दे पा रहा है, अपना किया वादा पूरा नहीं कर पा रहा है। दिव्या सवाल जवाब में उलझ रही थी। सुहास जैसा साथी पाकर भी वह उसकी कद्र नहीं कर रही थी तो भूल किसकी है? अगर सुहास के मिलने वाले सहयोग को पाकर भी
अगर सुहास के मिलने वाले सहयोग को पाकर भी वह एक मुकाम बनाने के रास्ते पर नहीं चल पा रही है तो भूल किसकी है? कहाँ खो गई है वह? उसके सामने वह पगडंडी साकार होने लगी जिस पर चलकर उसे मंजिल पानी थी। सपने फिर से उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे थे। वह उठी तो लगा मानो उसके पंख उगाए हैं। तो ये थी सुमन बाजपेयी जी की कहानी। आप सबको सुनकर कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा और लाइक कमेंट के द्वारा हमें अवगत कराइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।